जय हिंद विद्यार्थियों। एजे मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है, कृपया करके वो पिछली क्लास को देखें फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आइए अगला हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और ऊष्मा अवशोषी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी जो होता है वो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ये गर्म करता है। ठीक है, और ऊष्मा अवशोषी का मतलब होता है ये ठंडा करता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब यही है कि ऐसी क्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है तो ऊष्मा को, यानी कि वो उसमें गर्म है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपका पाचन कहाँ होता है? पेट के मुंह से होते हुए पेट में जाता है। पेट में जब आता है तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि आपके खाने का पचने का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। जब खाना पचना चालू होता है तो आपके खाने में गर्म आ जाती है, तो आपका यानी कि सोडियम वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तब आपका खाना मिक्स होके पचने लगता है। जैसे हम क्या करते हैं, पुराने ज़माने में क्या होता है, जब हम खाद जो जानवर के गोबर ओबर होते हैं, या कहते हैं कि जो खाद्य सामग्रियां होती है, जैसे हम सब्जियों वब्जियों को छिलका होती है, उसको हम लोग अगर इस स्थान पे फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जीवों में कोशिकाएं स्तर पर ऑक्सीजन द्वारा पचित भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में C6H12O6 के अपचयन से OCO2 तथा H2O बनता है और C6H12 से बाधित ऊर्जा धीमी गति से मुक्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे C6H12O6 में हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ठीक, ऐसे चावल है, आलू है, ब्रेड में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से C6H12O6 प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस जिनका मुख्य अवयव मीथेन होता है का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये तो बताया गया आपको कि जो मीथेन होता है, या कह सकते हैं कोई भी तत्व अगर कई दिनों तक प्राकृतिक में या गड्ढे में हम दफना देते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन का दहन बन जाता है, जिससे हमें, अब देखो पुराने जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो दब जाते हैं, मीथेन दब जाते हैं, वो पेट्रोल वहीं से तो प्राप्त होता है, उसी को तो हम लोग पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तब उसके बाद सफाइया की जाती है, उसको फिल्टर किया जाता है, तब जाके आपकी मार्केट में पेट्रोल बन गया। तो H2CH4 और ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल और ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, वनस्पतियों का अपघटित होकर कंपोस्ट खाद बनाना भी ऊष्माक्षेपी क्रिया है। तो ये सब ऊष्माक्षेपी क्रिया क्या है। अब ऊष्माशोषी क्या है या अवशोषी क्या है। ऊष्माशोषी को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे देखो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, गर्म होती है। ठीक है, या ऊष्मा मिलती है। और ऊष्माशोषी क्या है, ये ऊष्मा को शोषित कर लेता है, यानी कि ठंडा मिलता है, ये ठंडा कर देता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं ऊष्मा शोषी कहलाती हैं। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का ऊष्मा वियोजन एक ऊष्मा शोषी क्रिया है। ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, ऊष्मा शोषी है। अब यदि आप एग्जाम्पल अपने यहाँ समझें, जैसे हम खाना खा लेते हैं और हमारी पाचन क्रिया होनी चालू होती है तो ऊष्माक्षेपी होती है। अब यदि हम पानी पी लें, अच्छे से पानी पी लें, तो आपका पाचन क्रिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
और वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो गया। जैसे हमें क्या जैसे अगर पेट में जलन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज बना के पी लेते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं, तो पेट को क्या करता है, ठंडा कर देता है। जो जलन हो रही है वो ऊष्मा क्या है, छेपी है। अब ग्लूकोज बना के पी लिए, ठंडा हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। ठीक है। जल वाष्प तथा कार्बन की अभिक्रिया में जल गैस यानी कि CO+H2 का निर्माण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कार्बन और जल को जब ऊष्मा से क्रिया कराया जाता है तो ऊष्मा क्या है, बाहर निकल जाता है, तो क्या बनेगा, CO और H2 बनेगा। अब अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये लास्ट अभिक्रिया है जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अपचयन और उपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉपर के चूर्ण को गर्म करने पर उसकी सतह काली पड़ जाती है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पे कॉपर है, ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बने, कॉपर ऑक्साइड बन गई। तो ऑक्सीजन का क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना इस कॉपर में, यहाँ पे कॉपर अकेले था और ऑक्सीजन से जब क्रिया कराए तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो क्या हो गया, उपचयन। ठीक। इस अपक्रिया में CO के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा अतः CO का अपचयन CuO में होगा। अपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर, या यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि। उपचयन में यदि ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, तब भी आपका उपचयन। हाइड्रोजन की कमी हुई या हाइड्रोजन का ह्रास हुआ तब भी उपचयन। अपचयन में क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई या ह्रास हुई तब भी अपचयन। हाइड्रोजन की वृद्धि हुई तब भी आपका अपचयन होगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यदि CO को गर्म पदार्थ के ऊपर H2 प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। तो Cu+H2 क्या बना, CuH2O। यहाँ पे CuO था, यहाँ से ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास, तो क्या बना, Cu बन गया। ठीक है, ये आपका था। तो इस अभिक्रिया में CuO से O2 अलग हो गई, अर्थात O2 का ह्रास हो गया। इसमें CuO का अपचयन Cu में हो गया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपका यदि कोई रिएक्शन है जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ अपचयित तथा दूसरा पदार्थ उपचयित होता है, वह अभिक्रिया उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया है। जिसमें दोनों अभिक्रियाएं हों, अपचयन और उपचयन, उन दोनों को मिला के क्या बताया गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया आदि हो रही है एक रिएक्शन में तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। CuO से Cu बना, H2 से हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का जब वृद्धि होती है तो उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो अपचयन। ठीक। हाइड्रोजन की कमी होती है तो उपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन। ठीक। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है तो अपचयन,
और हाइड्रोजन की क्या हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, इस वाले में ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई, इस वाले में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो अपचयन, दोनों मिले तो क्या होगा, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2S प्लस Br2 में क्या आ गया, H2 का ह्रास हुआ ना, H का ह्रास हुआ तो क्या होगा, अपचयन। अब यहाँ पे Br2 है, Br2 में क्या H आ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन क्या हो, वृद्धि, तो अपचयन। जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो वह उपचयन या उपचयित या अपचायक कहलाता है। ठीक, और जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो वह अपचयन या उपचयित या उपचायक अपक्रिया कहलाती है। अगला है, तो अपचयन और उपचयन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जितने भी अपक्रिया में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा पहला अपक्रिया संयोजन अपक्रिया, जिसे हम A और B से क्रिया कराए थे तो AB बना था। दूसरा हम लोग क्या पढ़ें, विस्थापन अपक्रिया, जो हम लोग विस्थापन क्रिया दूसरे का स्थान पे जाके बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया। डबल विस्थापन अपक्रिया, दोनों लोग आपस में अदला बदली कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे तो क्या बनेगा, AC प्लस BD। ठीक है, ये आपका हो गया। एक आप पढ़े थे उत्कर्णीय अपक्रिया। उत्कर्णीय अपक्रिया का मतलब ये होता है कि ये इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। एक आपका क्या, अनुत्कर्णीय अपक्रिया, जो एक ही डायरेक्शन में होता है, वो दोबारा नहीं बनता है। ठीक है, ये अनुत्कर्णीय अपक्रिया। फिर हमने ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़ा। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ठंडा हो जाता है। एक उपचयन पढ़े, उपचयन में क्या होता है, उपचयन अपक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। और जिस समीकरण में, जिस रासायनिक अपक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आगे देखिए, अब संक्षारण क्या होता है। संक्षारण, क्रोजन क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के बर्तनों में, सिक्कों में, मूर्तियां आदि कुछ समय के लिए यदि उनको छोड़ दिया जाता है तो एक परत जम जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखे होंगे, आप यदि आपके घरों में अचार बनता होगा, मम्मी मम्मी अचार बनाती होंगी, तो आम का अचार जब बनता है तो जब अचार हम लोग बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अचार बनाने के आम को सुखवाया जाता है, उसकी नमी को ख़त्म किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जिसमें रखना होता है उसकी नमी को ख़त्म किया जाता है। फिर हम लोग तेल डालते हैं, मसाले में उसको मिक्स करते हैं और अच्छे से बंद कर देते हैं। और जब भी हमें अचार निकालना होता है हम उसको तुरंत निकालते हैं, तुरंत बंद करें। और मम्मी कहती हैं कि ढक्कन सही से बंद करना, यदि ढक्कन खुला हो गया तो अचार ख़राब हो जाता है। और जब वो ढक्कन अगर खुला रह गया तो अचार में क्या होते हैं, वहाँ पे आपके शैवाल जम जाते हैं तो अचार ख़राब होता है। इसीलिए उसको नमी से बचाना चाहिए। ऐसे ही आप सिक्का अगर यूज ना करें, उसको छोड़ दें ऐसे नमी में, तब भी आपको क्या होगा, आप ऐसे ही देख लिए, पैसे को अगर हम किसी पर्स में रख देते हैं तो कुछ दिन के बाद क्या, उसमें आप पैसों को, नोट वाले पैसों को अगर छुएंगे तो आपको पाउडर की तरह लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा। तो ऐसे ही आपका क्या है, संक्षारण है।
ठीक है। तो काले रंग की परत जम जाती है, चांदी पे काले रंग की परत जम जाती है। तो ये सब क्या है, ये संक्षारण है। अब संक्षारण जो आपका होता है तो आपको बताएगा चांदी के बर्तनों, सिक्कों, मोतियां आदि के कुछ समय के बाद काले रंग की परत आ जाती है, और तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की आ जाती है। अगर पूछा जाए तांबे के बर्तनों पर कौन सी परत आ जाती है, हरे रंग की, और चांदी पर काली। ठीक है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। अब इसके बचाव क्या है, बचाव भी है। हानि तो सभी को पता है क्या होता है, बचाव क्या है, इसके बचाव। ठीक है, इसके बचाव क्या है। ठीक, लोहे तथा धातु की वस्तुओं पर पेंट करने में इससे उनकी सतह वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती हैं और संक्षारण नहीं हो पाती हैं। और संक्षारण नहीं हो पाता तो पेंट के स्थान पर तेल या ग्रीस का उपयोग भी किया जाता है, परंतु इसका प्रभाव थोड़े समय तक ही रहता है। लंबे समय तक संक्षारण से बचाव करने के लिए टीन की परत चढ़ाकर या गैल्वेनीकरण किया जाता है। जैसे हम लोग अगर आपके लोहे की कोई दरवाज़ा होती है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग पेंट कर देते हैं तो कुछ समय तक चलता है। लकड़ी के दरवाजे हो गए, अगर हम लकड़ी में नमी पाया जाएगा तब भी आपको क्या होगा, ख़राब हो जाए, इसलिए हम उसको पेंट कर देते हैं ताकि वह कुछ समय तक चले। कहने का मतलब यही है, संक्षारण वही होता है अगर नमी है तो वह क्या हो जाए, वह सामान खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, पेंट कर देते हैं उसको, कुछ ना कुछ उपाय किया जाता है। ठीक है, नमी से बचाया जाता है। अब विकृत गंधिता क्या है, रेंसिडेंटी क्या है, रेंसिडेंटी क्या है, रेंसिडिटी क्या है? समानता प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद अथवा गंध होती है। इस विशेष स्वाद का गंध दोनों के खराब होने की को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। अब वही चीज़ आपको बताया गया ना कि जैसे आपका संक्षारण है वहाँ पे धातुओं के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे थे, सोना, चांदी, मूर्तियाँ और लोहे को बचाने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पे विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता में यही सब है, खाने वाले पदार्थ को हम लोग, जैसे रोटी है, रोटी को अगर कुछ दिन तक रख दिया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके शैवाल आ जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपके ग्रीन ग्रीन आपके क्या आ जाते हैं, शैवाल टाइप आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ये सब हमारे खाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया, आपका सामान्यतः प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशिष्ट स्वाद तथा गंध होती है। इस विशेष स्वाद या गंध के अथवा दोनों की खराब होने की विकृत गंधिता का है। विकृत गंधिता से बचाव के कुछ उपाय हैं। इसके उपाय हैं, बचाने के लिए आप बचाव कर सकते हैं, प्रायः तैलीय अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने अर्थात विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें अपचयन रोकने के लिए ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। अब जैसे आपको क्या हो गया, एक आपका जो चिप्स होता है खाने वाला, ये भी तो एक खाद्य पदार्थ है। चिप्स होता है, चिप्स के पॉकेट में हम लोग क्या भर देते हैं, ऑक्सीजन भर देते हैं ताकि वो क्या हो, खाने की ओर बना रहे और ऑक्सीकारक ना हो। ठीक है, तो खाने तक बना रहता है। अब जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ खाने वाला पदार्थ लेके आते हैं तो हम फ्रीज में रख देते हैं ताकि वह कुछ दिन तक चले, तो इसे बचाने के लिए हम लोग करते हैं। खाद्य पदार्थों में वायुरोधी पात्रों में रखने से उसके अंदर CO2 प्रविष्ट नहीं हो पाती, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, तब भी बचाव किया जाए। ऐसे आप फ्रीज वाला है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखने में से किसी भी सीमा तक विकृत गंधिता से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो यही है, देख लीजिए आगे। चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली में से O2 गैस हटा देता है, जैसे नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस भर देते हैं, इससे चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए, अपने उत्तर में औचित्य के पक्ष में कारण बताइए। अब यहाँ पे कुछ आपके उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। उदाहरण देख लीजिए, पेट्रोल का
वाष्पीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कारण क्या है? क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पेट्रोल का आंतरिक संगठन परिवर्तित नहीं हो रहा है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। एक लोहे की छड़ को रक्त तप्त होने पर गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। नौशादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक अपक्रिया। गर्म करने पर मोम का पिघलना भौतिक। भोजन का पचना रासायनिक। चीनी घोलने पर जल का कुछ ठंडा होना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आगे आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपके कुछ समीकरण के संतुलन करने के लिए आपको दे दिया गया है होमवर्क के लिए, ठीक है। और इसके आपके रिएक्शन बनाने के लिए ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, एक्सरसाइज भी बन जाएगा, और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बारे में बता दिया गया है। और आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया, फिजिक्स का भी चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये दोनों के एक चैप्टर समाप्त हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और क्लास को शेयर करिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। धन्यवाद।